19वीं सदी में एक फ्रांसीसी लेखक जूल्स वर्न ने कई हैरत अंगेज और रोमांचकारी यात्राओं की कहानियाँ लिखी, जैसे जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, 20,000 लीग्स अंडर द सी और द मिस्टीरियस आइलैंड। ज़्यादातर लोग इन्हें काल्पनिक कथाएं मानते हैं, पर जूल्स वर्न के प्रशंसक ऐसा नहीं मानते। शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि चोरी छिपे एक सैटेलाइट टावर में घुस गया था, इसीलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी है। वो लड़का पुलिस से बचने की बहुत कोशिश करता है, पर फिर भी पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ उस लड़के के सौतेले पिता आते हैं, जिनका नाम हैंक है। वो उसे पुलिस कस्टडी से छुड़वा लेते हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम है शॉन। हैंक उसे लेकर सीधा उनके घर जाता है, जहाँ शॉन की मॉम उस पर बहुत गुस्सा होती है। पर शॉन उस सैटेलाइट टावर से एक मैसेज लेकर आया था जो कोड्स में लिखा हुआ था। शॉन पूरी रात उसे समझने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। सुबह उसके सौतेले पिता यानी कि हैंक उसके कमरे में आता है। वो शॉन से पूछता है कि तुम सैटेलाइट टावर में क्या कर रहे थे। तो शॉन जवाब देता है कि कुछ दिन पहले मुझे किसी ने रेडियो से एक मैसेज भेजा था, जिसमें कुछ नाम लिखे हुए थे जो कि जूल्स वर्न की कहानियों के किरदार हैं, और मेरा सिग्नल इतना स्ट्रांग नहीं था कि पूरा मैसेज रिसीव कर सके, इसीलिए मुझे सैटेलाइट टावर जाना पड़ा। पर जब शॉन हैंक को वो मैसेज दिखाता है तो हैंक उसे देखते ही डिकोड कर लेता है। उसकी पहली लाइन में लिखा था कि द मिस्टीरियस आइलैंड इज रियल, यानी कि वो आइलैंड सच में है। ये सुनकर शॉन समझ जाता है कि किसी ने उस टापू को खोज निकाला है। वो हैंक को बताता है कि इस आइलैंड का जिक्र जूल्स वर्न ने अपनी कहानियों में किया था, पर सबको लगता है कि वो कहानियाँ काल्पनिक हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि उन कहानियों में लिखी एक एक बात सच है। जब हैंक उस मैसेज को पूरा पढ़ता है तो वो मैसेज जूल्स वर्न की कहानियों में बने नक्शों की तरफ इशारा कर रहा था। जब हैंक और शॉन उन तीनों नक्शों को एक साथ जोड़ते हैं तो उन्हें मिस्टीरियस आइलैंड का मैप मिल जाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो आइलैंड पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच है। तो शॉन उस आइलैंड पर जाने की तैयारी करने लगता है, पर हैंक उसे कहता है कि मुझे लगता है कोई तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन शॉन जवाब देता है कि मुझे पता है वो कौन है। वो मेरे दादाजी हैं, जिन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी उस रहस्यमयी आइलैंड को ढूंढने में निकाली है। ये मैसेज उन्हीं ने मुझे भेजा है। तो हैंक उसे कहता है कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, और वो दोनों निकल पड़ते हैं द मिस्टीरियस आइलैंड की खोज में। पर कोई भी नाविक उन्हें समंदर के उस हिस्से में ले जाने के लिए राज़ी नहीं हो रहा था। सब कह रहे थे कि वहाँ सिर्फ मौत है, समंदर का वो हिस्सा जहाज़ों का कब्रिस्तान है। लेकिन तभी उनके पास एक गबैतो नाम का पायलट आता है, जिसके पास एक खटारा हेलीकॉप्टर था। वो उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा, पर उसकी बेटी कैलन इस बात से खुश नहीं थी। उसके अनुसार वहाँ कोई आइलैंड नहीं, वहाँ सिर्फ तूफान है। लेकिन फिर भी गबैतो ने अपने हेलीकॉप्टर से पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच ले जाता है। वहाँ एक बड़ा बवंडर आया हुआ था। वो बवंडर उनके हेलीकॉप्टर को अपने अंदर खींच लेता है, जिस दौरान वो चारों बेहोश हो जाते हैं। और जब उन्हें होश आता है तो वो मिस्टीरियस आइलैंड पर थे। उनका हेलीकॉप्टर तबाह हो चुका था। अब वहाँ से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। तभी वहाँ उन्हें एक गुफा मिलती है, जिसे पार कर वो आइलैंड के बीचों बीच पहुँच जाते हैं। वो आइलैंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, और उसकी खास बात ये थी कि वहाँ बड़ी चीज़ें छोटी थी और छोटी चीज़ें बड़ी। तो वो चारों वहाँ निकल पड़ते हैं शॉन के दादाजी को ढूंढने। रास्ते में उन्हें बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, पर बाद में उन्हें पता चलता है कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि छिपकली के अंडे हैं। और तभी वहाँ उनकी नज़र एक विशाल छिपकली पर जाती है जो सो रही थी। पर तभी उनमें से एक अंडा टूट जाता है और गबैतो उसके अंदर गिर जाता है, जिससे वो छिपकली जाग जाती है और उनके पीछे पड़ जाती है। तो वो चारों से बचने के लिए उस आइलैंड के जंगल में चले जाते हैं, पर वो छिपकली उनका पीछा नहीं छोड़ती। उस जंगल में किसी ने छिपकली को पकड़ने वाला जाल बिछा रखा था। वो छिपकली उसमें फंस जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ शॉन के दादाजी आते हैं, जिन्होंने शॉन को मैसेज भेजा था ताकि शॉन भी मिस्टीरियस आइलैंड को ढूंढ निकाले। उनका नाम है अलेक्जेंडर। उन्हें देखकर सब खुश हो जाते हैं। वो उन चारों को अपने घर ले जाते हैं, जो कि उन्होंने उसी बोट से बनाया था जिसमें वो 2 साल पहले इस आइलैंड पर आए थे। वहाँ एक रेडियो भी था जो तभी काम करता है जब सैटेलाइट उनके ऊपर से गुजरती है, और वो सैटेलाइट वहाँ 2 हफ्तों बाद आएगी। इसका मतलब वो 2 हफ्तों तक वहाँ कोई मदद नहीं बुला सकते। इसके बाद वो सब सो जाते हैं, और अगले दिन शॉन के दादाजी उन्हें एक ऐसा शहर दिखाने ले जाते हैं जो बाहरी दुनिया की नज़रों में कई सदियों पहले पानी में डूब गया था।
उसका नाम था एटलांटिस। वहाँ अलेक्जेंडर उन्हें बताते हैं कि तुम एटलांटिस के गुमशुदा शहर में खड़े हो, पर हैंक उन्हें कहता है कि जूल्स वर्न की कहानियों में तो शहर को पानी में डूबा हुआ बताया गया है। तो अलेक्जेंडर उसे जवाब देते हैं कि यह आइलैंड 140 सालों के चक्र में चलता है, उसमें से आधा समय यानी कि 70 साल ये आइलैंड पानी के ऊपर रहता है और 70 साल पानी के नीचे। जब जूल्स वर्न यहाँ आए थे तब यह आइलैंड पानी में डूब रहा था और अटलांटिस शहर पानी में डूब चुका था, इसीलिए उन्होंने ऐसा लिखा। इसके बाद अलेक्जेंडर शॉन से कहते हैं कि जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैंने इस आइलैंड का राज बाहरी दुनिया से छिपा कर रखा है ताकि सबसे पहले तुम यहाँ आओ। अब 2 हफ्तों बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे और इस आइलैंड का राज पूरी दुनिया को बता देंगे। पर तभी हैंक उन्हें कहता है कि हमारे पास सिर्फ 2 से 3 दिन हैं, ये आइलैंड डूबने वाला है। दरअसल समुद्र का खारा पानी उस आइलैंड की सतह पर आ चुका था। जब अलेक्जेंडर उस पानी को चख कर देखते हैं तो हैंक की बात बिल्कुल सही थी। अब उन्हें जल्द से जल्द उस आइलैंड से निकलना होगा, पर उनका हेलीकॉप्टर तो तबाह हो चुका था और सैटेलाइट वहां 2 हफ्तों बाद आएगी। तो अलेक्जेंडर उन्हें कहते हैं कि इस आइलैंड से बाहर निकलने का एक रास्ता है। जूल्स वर्न ने अपनी कहानियों में एक नॉटिलस नाम की पनडुब्बी का जिक्र किया था जिसके कप्तान थे नीमो। वो 1780 में इस आइलैंड पर आए थे, पर उनकी यही मौत हो गई थी। वो पनडुब्बी कहाँ है, इसका राज कप्तान नीमो की कब्र में छिपा है, पर वहां तक जाने की सुरंग बहुत पतली थी, इसीलिए कैलेनी को वहां भेजा जाता है। उस कब्र के अंदर जाकर कैलेनी को कप्तान नीमो का कंकाल मिलता है जिसके हाथ में नीमो की डायरी थी। कैलेनी उस डायरी को लेकर बाहर आ जाती है। उस डायरी में नीमो ने लिखा था कि नॉटिलस आइलैंड की दूसरी तरफ एक ज्वालामुखी की गुफा में है। तो अलेक्जेंडर उन्हें कहते हैं कि मुझे पता है ये कौन सी जगह है, और वो पांचों चल पड़ते हैं कप्तान नीमो के जहाज नॉटिलस की तरफ। रास्ते में शॉन कैलेनी से बात करने की कोशिश करता है, पर कैलेनी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। तभी उनके ऊपर ज्वालामुखी की राख गिरती है जो कि खरा सोना थी। उन्हें शॉन के दादाजी से पता चलता है कि उस पहाड़ में बहुत सारा सोना गड़ा है। गबैतो वहां जाना चाहता था ताकि वो सारा सोना अपने साथ ले जा सके, पर उनके पास इतना वक्त नहीं था। रास्ते पर चलते चलते उनके सामने एक बड़ा पहाड़ आ जाता है जिसे पार करने के लिए वो मधुमक्खियों का सहारा लेते हैं, पर तभी उनके पीछे एक चिड़िया पड़ जाती है जिससे वो बहुत मुश्किल से बचते हैं। पर इसी दौरान शॉन का पैर जख्मी हो जाता है। इसके बाद रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो पानी 3 गुना बढ़ चुका था। वो आइलैंड उनके अंदाजे से भी ज़्यादा तेज़ी से डूब रहा था। इसका मतलब उनके पास 2-3 दिन नहीं, सिर्फ 2-3 घंटे हैं। पर गबैतो भी वहाँ से गायब था। दरअसल वो सोने के लिए सुनहरे पहाड़ की तरफ चला गया था। तो अलेक्जेंडर और कैलेनी गबैतो को ढूंढने उसके पीछे जाते हैं और शॉन हैंक के साथ नॉटिलस की तरफ बढ़ता है। कुछ ही देर बाद वो उस जगह तक पहुंच जाते हैं, पर नॉटिलस वहां नहीं था क्योंकि समुंदर का पानी 100 फीट ऊपर आ चुका था और नॉटिलस समुंदर की गहराइयों में चला गया था। तो वो दोनों पानी में जाकर नॉटिलस को ढूंढने लगते हैं और वो उन्हें मिल जाता है। हैंक और शॉन उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, पर तभी एक करंट छोड़ने वाली मछली उन पर हमला करती है जिससे वो बड़ी मुश्किल से बचते हैं और दरवाज़ा खोलकर नॉटिलस जहाज़ के अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कैलेनी और अलेक्जेंडर ने गबैतो को ढूंढ लिया था जो सोने का एक बड़ा पत्थर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो अलेक्जेंडर और कैलेनी उसे किसी तरह समझाकर वापस ले जाते हैं, पर अब मौसम में बदलाव आना शुरू हो चुका था। वहाँ भयंकर तूफान आने वाला था। इधर हैंक और शॉन को पता चलता है कि उस जहाज़ का इंजन डेड हो चुका है। उसे चलाने के लिए 1000 वॉट्स का झटका चाहिए जो सिर्फ वो करंट छोड़ने वाली मछली ही दे सकती थी। इसीलिए हैंक एक लोहे की रॉड पर बिजली की तार लगाकर उस जहाज़ से बाहर निकलता है और बाहर जाते ही वो मछली उस पर हमला करती है। तो हैंक उस रॉड को मछली की तरफ फेंकता है जिसके करंट से वो जहाज़ चालू हो जाता है और हैंक उसके अंदर चला जाता है। वहीं ऊपर सतह पर तेज़ बारिश हो रही थी और ज्वालामुखी फट चुका था जिसकी वजह से वहाँ तेज़ भूकंप आ रहे थे। वो आइलैंड लगभग पानी में डूब चुका था। अलेक्जेंडर, कैलेनी और गबैतो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, पर तभी वहाँ नॉटिलस जहाज़ आता है जो उन्हें अपने अंदर खींच लेता है। अंदर वो तीनों शॉन और हैंक को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो सब नॉटिलस जहाज़ को लेकर उस आइलैंड से बाहर निकल जाते हैं।